Hello students, today we are going to discuss about money bill. बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्लियामेंट में किस तरह से और किस किस प्रकार के बिल्स आते हैं, किस किस तरह से बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, क्या एक प्रोसीजर फॉलो होता है एक बिल को पास करने के लिए, और जो हमारा मनी बिल होता है वो कैसे एक दूसरे बिल से डिफरेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट की, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा ये दोनों ही पार्लियामेंट के पार्ट हैं। तो इन दोनों में ही बिल कभी भी आ सकता है। तो जब एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है किसी एक बिल को एक्ट बनाने के लिए, देखिए जब भी कोई एक बिल आता है तो जब तक उसको प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिलता है, प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं करता है, वो बिल एक्ट नहीं बनता है। तो किसी भी एक्ट के आने के लिए कहीं ना कहीं एक बिल का आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस केस में एक बिल का जो प्रपोजल है, एक बिल को लेके आने का जो एक तरीका है, वो किस तरह से होना चाहिए और कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेजेस से वो बिल होकर गुजरेगा जब वो जाकर एक एक्ट बनेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि बिल यहाँ पर दो तरह के होते हैं। एक हो जाएगा हमारा पब्लिक बिल जो गवर्नमेंट बिल्स जिसको हम बोलते हैं, और एक हो जाएगा प्राइवेट बिल। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको। लेकिन अगर मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूँ बिल्स का, तो मैं इसको चार तरह से क्लासिफाई कर सकती हूँ। फर्स्ट वन इज योर ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन द फाइनेंशियल सब्जेक्ट, जहां पर पैसे की कोई बात नहीं होती है, फाइनेंस से रिलेटेड किसी चीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, वो सारे बिल्स हमारे ऑर्डिनरी बिल्स में काउंट होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ कुछ मनी बिल्स होता है जिसके बारे में हमको आज डिस्कस करना है। मनी बिल्स जो होते हैं वो आर्टिकल 110 में जो मेंशन है उसमें इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है मनी बिल की। तो मनी बिल के बारे में ही हमको आज ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद फाइनेंशियल बिल आते हैं, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आते हैं जो आर्टिकल 368 के द्वारा जिनमें हम कुछ संशोधन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे कि मैंने बोला बिल है, तो बिल हमारे दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा पब्लिक बिल, एक होगा हमारा प्राइवेट बिल। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है पब्लिक बिल मतलब गवर्नमेंट बिल। तो ये गवर्नमेंट का आदमी, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो वहां पर उस केस में कौन होगा, जो जाहिर सी बात है मिनिस्टर होगा, जो किसी एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता होगा, जो किसी एक पद पर विद्यमान होगा, वही हमारा जो है वो पब्लिक बिल लेकर आता है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट मेंबर बिल, तो प्राइवेट मेंबर बिल का भी प्रावधान होता है। ये कौन लेकर आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए यूजुअली होता ये है कि जो पब्लिक बिल्स होते हैं वो मिनिस्टर तो लेकर आते हैं और वो किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो उस मिनिस्ट्री में अगर कोई पॉलिसी चलती है गवर्नमेंट की, तो उसके तहत उसको जारी रखने के लिए इस तरह के बिल, पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और देखिए जाहिर सी बात है जो पार्टी सत्ता में है वो इस बिल के विरोध में तो जाएगी नहीं, तो इस तरह के बिल बहुत जल्दी पास हो जाते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो प्राइवेट बिल्स आते हैं, तो प्राइवेट बिल्स यूजुअली जो होते हैं वो ऑपोजिशन पार्टी लेके आती है। तो ऑपोजिशन पार्टी की बात इतनी जल्दी नहीं मानी जाती है, पार्टी हमेशा उसका विरोध करती है। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल जो होते हैं वो यूजुअली पास नहीं हो पाते हैं। बहुत ज्यादा टाइम लगता है इनको पास होने के लिए, बहुत लंबा प्रोसीजर, बहुत लंबा टाइम लग जाता है इसको पास करने के लिए। और किसी किसी केस में ये बिल्स जो होते हैं वो पास भी हो जाते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग के लिए अगर मैं बात करूंगी तो हमेशा हम पब्लिक बिल्स की बात करेंगे, और प्राइवेट बिल जो होते हैं वो लोक हित के लिए कभी ना कभी आते हैं। लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि ये बिल पास नहीं हो पाता। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक ऑर्डिनरी बिल की, अगर एक ऑर्डिनरी बिल आया है तो वो बिल पास कैसे होगा, उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। उसके बारे में हम आज देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले देखिए पार्लियामेंट के दो सदन है, एक है हमारा लोकसभा, एक है हमारा राज्यसभा। हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही आए, कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में भी आए, किसी में भी आ सकता है ऑर्डिनरी बिल। अब जब लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल आ जाता है तो यहाँ पर इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं उस बिल की, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, इस तरह से 5 स्टेजेस यहाँ पर फॉलो की जाती हैं। लोकसभा या राज्यसभा जिसमें भी आता है, तो स्टार्टिंग में इसमें 5 स्टेजेस हमको फॉलो करनी पड़ती हैं। यूजुअली होता है कि जब कोई भी बिल आया है तो उससे जुड़ी हुई कोई एक उसका मिनिस्ट्री भी होगी, उससे जुड़ी हुई कोई एक कमिटी भी बैठेगी।
तो यूजुअली वो कमिटी के पास वो बिल पहुंचाया जाता है। तो उसके बाद जो बिल है वो कमिटी के पास जाता है, कमिटी उस पर विचार विमर्श करती है और उसमें रिकमेंडेशंस अगर वो कुछ देना चाहे तो वो अपनी रिकमेंडेशंस उसमें दे देती है। अब ये रिकमेंडेशंस जो होती हैं, लोकसभा अगर मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो नहीं माने, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली इसके कुछ रिकमेंडेशंस मान लिए जाते हैं, उसके बाद ये बिल जो होता है वो लोकसभा में डिस्कशन के बाद पास हो जाता है। जब लोकसभा में ये बिल पास होता है तो दूसरे सदन में जाता है, दैट इज राज्यसभा। मैंने मान के चला है कि बिल हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, उस केस में अगर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता तो वहां पे किसी कमेटी में जाता, वो हो सकता है कोई रिकमेंडेशंस भेजता और फिर वो लोकसभा में जाता। अब ये बिल राज्यसभा में हमारा पहुंच गया है, अब राज्यसभा में यही प्रोसीजर फॉलो होगा। कमेटी की रिकमेंडेशंस यहाँ पर लेने की उतनी ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, किसी किसी केस में पड़ती भी है तो फिर से हम कमेटी के पास भेजते हैं, लेकिन ऑलरेडी कमेटी जब रिकमेंडेशंस दे चुकी है तो हमको वापस से भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब राज्यसभा में जब बिल जाता है तो राज्यसभा या तो उसको पास कर सकता है या तो उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकता है, कुछ रिकमेंडेशंस भेज सकता है, कुछ रिकमेंडेशंस भेज सकता है। तो अगर ये रिकमेंडेशंस जो राज्यसभा के होते हैं, ये एक दूसरे सदन को मानना हो ना मानना हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पास होने से पहले वो बोलते हैं कि हमने जो रिकमेंडेशंस दी है आपको, उन पर एक बार आप विचार विमर्श कर लें ना। लेकिन देखिए, हो सकता है कि लोकसभा ने इन रिकमेंडेशंस को नहीं माना हो तो और वापस से बिल भेज दिया हो कि हमको आपका रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, तो हो सकता है राज्यसभा उसे पास ना करे। ठीक है ना। तो बिल अल्टीमेटली हमको दोनों सदनों से पास कराना जरूरी हो जाता है। अब ये जब दोनों सदनों में अब मतभेद हो गया है ना कि राज्यसभा में पास नहीं हो रहा, लोकसभा में पास हो गया है, उस केस में उस केस में हमको यहाँ पर जॉइंट सिटिंग बुलाना पड़ती है। उस केस में हमको जॉइंट सिटिंग बुलाना पड़ती है जो आर्टिकल 108 में है। क्योंकि क्या हो गया है, मतभेद हो गया है, उस मतभेद को दूर करने के लिए साथ में बैठ के अब हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस केस में यहाँ पर जॉइंट सिटिंग करी जाती है। अब मान के चलते हैं कि राज्यसभा ने भी वो बिल पास कर दिया है, लोकसभा से ऑलरेडी पास हो गया था। इसके बाद जो तो थर्ड होता है वो होता है हमारे प्रेसिडेंट। अब ये बिल जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट साहब के पास भी यहाँ पर बात होती है, वो या तो उस बिल को पास कर सकते हैं, मतलब अपना असेंट दे सकते हैं, उसमें सिग्नेचर कर सकते हैं, उसको एक्ट बना सकते हैं, या फिर वो उस बिल को क्या कर सकते हैं, अपने पास सुरक्षित रखने की भी उनके पास एक वीटो पावर होती है कि जितने लंबे समय तक वो सुरक्षित रखना चाहे उसको अपने पास सुरक्षित करके रख सकते हैं, कि मुझे इसमें अभी कुछ नहीं करना है। तीसरी बात होती है कि वो उस बिल को बोलते हैं कि आप इसमें कुछ रिकमेंडेशन ये भी बता सकते हैं। यहाँ पर एक केस आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट के पास जब रिकमेंडेशन के लिए बिल, प्रेसिडेंट कोई भी बिल रिकमेंडेशन के लिए भेजता है सदन में, लोकसभा राज्यसभा जिस भी सदन में, यूजुअली वो लोकसभा में ही भेजता है वापस से रिकमेंडेशन के लिए। तो उसके बाद हो सकता है लोकसभा वो रिकमेंडेशन ना माने और वापस से उस बिल को एज इट इज भेज दे। जब वापस से वो बिल एज इट इज भेज देगी तो अब प्रेसिडेंट के लिए ये बाध्यकारी हो जाता है कि उसे पास करना पड़े। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि एक बार रिकमेंडेशन होने के बाद कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास अगर पहुंचता है तो प्रेसिडेंट को उसको पास करना अनिवार्य हो जाता है। इस चीज से ही बचने के लिए वीटो पावर, पॉकेट वीटो बनाया गया है, जिसके तहत प्रेसिडेंट क्या करता है, उस बिल को अपने पास सुरक्षित करके रख लेता है, ताकि वापस से अगर मैं क्योंकि रिकमेंडेशन के लिए भेजूंगा और इन्होंने रिकमेंडेशन मेरे नहीं माने तो फिर जो अगर बिल आएगा तो मुझे पास करना पड़ेगा, ये बाध्यकारी है मुझ पे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बिल में मैं रिकमेंडेशन दूं या मैं इस बिल को पास करूं, इसलिए मैं इसको अपने पास सुरक्षित करके रख लेता हूँ। यहाँ पे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है जब हम ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि व्हाट इज मनी, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, मनी बिल के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 110 में मनी बिल बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कि टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। बेसिकली इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स में कितनी छूट देना है, टैक्स में हमको क्या इंक्लूड करना है, कैसे हमको टैक्स लेना है, ये सारी चीजें कहाँ पर आती है, मनी बिल के अंतर्गत आती है। उसकी डेफिनेशन भी दी है जो अंडर आर्टिकल 110 मेंशन है। अब यहाँ पर
बोरोइंग ऑफ द मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट ने किसी से बोरो किया, जनता की बात नहीं हो रही है, किसी बड़े संस्था की बात हो रही है, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, कहीं से अगर यूनियन गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसके केस में भी मनी बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसमें से लोगों की सैलरी जाती है, ऑफिशियल्स की सैलरी जाती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ही जाती है। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया समझ में ही आ रहा है नाम, इमरजेंसी के केस में जब हमको जरूरत पड़ती है तो कुछ पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम पर एकदम से इमरजेंसी आ गई तो हमने कंटिजेंसी फंड से ही पैसा निकाला, उसके लिए वहां पर हमको वो पैसे निकालने के लिए मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये दो तीन चीजें होती हैं जहां पर मनी बिल कारगर होता है, यहाँ यही डेफिनेशन आर्टिकल 110 में मेंशन है। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि मनी बिल ऑर्डिनरी बिल से डिफरेंट है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, केवल और केवल लोकसभा की ही पास ताकत है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की। देखिए, इसको ऐसे मान के चलिए कि लोकसभा क्या है, लोगों के प्रतिनिधि जो जाते हैं उनकी ही सभा है एक तरह से, और जो पैसा है अल्टीमेटली किसका है, लोगों का पैसा है, वो टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद ही लोग पैसा पहुंच रहा है भारत सरकार तक। तो इसीलिए लोकसभा ही है जो कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद यहाँ पर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पे क्यों बोल रही हूँ, जब तक प्रेसिडेंट से हम पहले ही विचार विमर्श करके रख लेते हैं कि आप लास्ट में असेंट देने में गड़बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि हम मनी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके रिकमेंडेशंस पे ही हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें अभी जरूरत है, पहले ही उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी याद रखें कि केवल और केवल मिनिस्टर ही अलाउ होते हैं मनी बिल को पार्लियामेंट में लाने के लिए, यहाँ पर प्राइवेट मेंबर्स का काम नहीं रहता है, केवल और केवल जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ही किसी मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो राज्यसभा का क्या काम है यहाँ पर, दोनों सदनों से तो पास होना जरूरी है, तो राज्यसभा उसको अमेंड नहीं कर सकता है और उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ये याद रखेंगे आप लोग। रिजेक्शन नहीं कर सकते आप, अमेंडमेंट नहीं कर सकते उसमें, आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, राज्यसभा उसमें डेफिनेटली रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन लोकसभा के पास पावर होती है कि या तो उसको रिजेक्ट कर दे या तो एक्सेप्ट कर दे, बाध्यकारी नहीं है ना, बाध्यकारी नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। मनी बिल के केस में रिकमेंडेशन जो राज्यसभा के द्वारा आती है वो बाध्यकारी नहीं होती। अब जब ये कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा किसी भी बिल को अपने पास सुरक्षित करके रख लेती है, इसके पास भी पावर है, लेकिन वो केवल 6 महीने तक ही रख सकता है। लेकिन मनी बिल के केस में अगर आपने उसमें कुछ भी राज्यसभा ने पास नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है 14 दिनों तक, तो वो बिल एज इट इज पास हो जाएगा। इसकी एक खासियत होती है मनी बिल की, कि मनी बिल 14 डेज के अंदर अपने आप पास हो जाता है राज्यसभा से। आप पास करें ना करें, आप रिकमेंडेशन के लिए भेजना चाह रहे हैं, आपको जो करना है करिए, लेकिन 14 डेज अगर हो गए तो बिल पास होगा, हम पास मानेंगे उसको। मनी बिल जो होता है ये रिटर्न नहीं होता है फॉर द कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि पहले ही आपकी रिकमेंडेशंस पर हम बिल लेकर आए हैं, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, तो अब आप रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, या तो आप ओनली उसको एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट। यूजुअली एक्सेप्ट ही किया जाता है क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन पे आए, रिजेक्शन भी नहीं हो पाता है इस केस में। और यहाँ पर जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा में जो डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है, एक डिस्क्रिपेंसी जनरेट हो जाती है, एक विवाद हो जाता है कि बिल पास करना है नहीं करना है, मतभेद हो जाता है, उस केस में हम जॉइंट सिटिंग कर देते हैं। लेकिन मनी बिल के केस में एक एक तरफ ही पूरी सत्ता बैठी हुई है, लोकसभा के पास ही सारा कुछ बैठा हुआ है, तो फिर यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि डेडलॉक जैसी कंडीशन ही नहीं आएगी, क्योंकि राज्यसभा अगर बिल रख भी लेता है तो 14 दिन के बाद तो वो पास हो ही गया। प्रेसिडेंट भी यहाँ पर प्रायर रिकमेंडेशन पर लाते हैं तो प्रेसिडेंट भी मना नहीं करते हैं, तो मनी बिल यूजुअली पास हो जाता है, ठीक है। अब ये एक बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है। ऐसे तो आर्टिकल 110 में बताया है कि कौन सा बिल मनी बिल होता है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे लोकसभा में आता है तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो रहते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड करे वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट।
वो बोलेंगे कि हाँ ये मनी बिल है, तो बस उसमें ठप्पा लग गया है कि मनी बिल है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसके बाद ये आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा कहाँ पर, लोकसभा में। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिए कि मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में ही आता है, और स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करता है वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। ये डिसीजन पावर केवल और केवल स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ही होती है। आगे हम बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि मनी बिल को 14 डेज के लिए ही राज्यसभा अपने पास रख सकती है, 14 डेज के बाद वो पास हो जाता है। और रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो ये सारी चीजें ही आपको अपने आंसर में लिखनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जब आप मनी बिल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। राज्यसभा के केस में इसकी शक्तियां बहुत कम होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ना तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ना ही उसको अमेंड कर सकता है। कुछ रिकमेंडेशन अगर उसको करनी है तो वो दे सकता है, लेकिन लोकसभा के पास पावर होती है कि वो उसको माने या ना माने, उस पर बाध्यकारी नहीं होता है। और वही बात है कि प्रेसिडेंट से हमने पहले ही रिकमेंडेशन ले लिया था, तो प्रेसिडेंट भी उस पर असेंट दे देता है, विथ होल्ड इज असेंट कर सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं करता है क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन पर बिल आया हुआ रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था ऑर्डनरी बिल और मनी बिल के केस में। थोड़ा सा हमको फाइनेंशियल बिल के बारे में पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में हमारी डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, क्या डिफरेंस होता है ऑर्डनरी बिल और मनी बिल में, और कौन कौन से की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं व्हेनेवर यू आर अटेंडिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मनी। थैंक यू सो मच।